प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी आईटीआई पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि रूटीन के अकॉर्डिंग आज हम हिंदी का क्लास करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, हिंदी के क्लास के लिए तैयार रहेंगे। और जो भी बच्चे सफलता बैच को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसको ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बेसिक से लेकर बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। और यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल आप इंट्रेंस एग्जाम के हीरो बन सकते हैं। तो इसलिए इसको ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। इसकी विशेषताओं के बारे में, साथ ही इस क्लास के पीडीएफ के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और यदि आप सभी बच्चे सेशन को ज्वाइन कर लिए हैं तो जल्द से जल्द जो भी आपके दोस्त नहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए एक शेयर लगा दीजिए, ताकि वो भी जल्द से जल्द जुड़ सके और एक साथ हम सभी इस क्लास को एंजॉय कर सके, अच्छी तरीके से समझ सके। तो फटाफट से शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों में, और साथ ही साथ एक बार लाइक कर देंगे, ताकि हम भी देख सकें कि कितने जो बच्चे हैं वो उत्साहित है इस क्लास को करने के लिए। तो फटाफट से हम पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक स्त्रीलिंग शब्द है? कौन एक स्त्रीलिंग शब्द है, ये आपको पहचाननी है। तो चलिए जल्द से जल्द आप सभी बच्चे क्या करेंगे, आंसर करेंगे कि अकर, ढंढल, डंक या फिर ओढ़। निम्नलिखित में से कौन जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ये आपको पहचाननी है। तो जल्द से जल्द बताएंगे पहले नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चे ए कर रहे हैं, यानी कि अकर। अकर का मतलब क्या होता है भाई साहब? अभिमान, जिसे हम कहते हैं। तो ये जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हमें शब्द में कौन सा कारक है? हमें शब्द में कौन सा कारक है? तो चलिए, व्यक्ति द्वारा वाक्य में जो है क्या किया गया है, क्रिया पर जहाँ पर प्रभाव पड़े तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे भाई साहब कर्म कारक। तो हमें इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमें जो हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्रिया का प्रभाव जो है व्यक्ति द्वारा वाक्य पर पड़ रहा है। तो इसका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन को यदि देखें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसमें द्वितीयक प्रत्यय है? किसमें तद्युत प्रत्यय है? तद्युत प्रत्यय जो है निम्नलिखित ऑप्शन में से किस में है, ये आपको बताता है। तो आपको बता दें कि तीसरे नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो होगा, नयन, गाने वाला, मानवता या फिर वेदना। तो मानवता इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मानवता में जो है यहाँ पर भावना निहित है। क्या है? भावना जो है स्पष्ट हो रही है। तो इसलिए तद्वित प्रत्यय जो है इसमें क्या हो जाएगा, मानवता इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो जो भी बच्चे सिर्फ क्लास को अटेंड कर रहे हैं और कमेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो वो जल्द से जल्द आंसर करेंगे। इससे आपको फ़ायदा होगा। आप ये आंकड़ा लगा सकेंगे कि आपकी तैयारी जो है किस प्रकार की है, कितना आपने सही टिक किया, कितना आपने क्या किया, गलत क्वेश्चन का आंसर दिया। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। और चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन विशेषण है? निम्नलिखित जो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से कौन विशेषण है, ये आपको बतानी है। अंकित, उपस्थिति, गर्मी या फिर अभिलाषा। तो चलिए विशेषण तो आप सभी बच्चे आसानी से पकड़ पाएंगे कि कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। तो जल्द से जल्द बताएंगे कौन सा शब्द यहाँ पर विशेषण होगा, उपस्थिति, गर्मी या फिर अभिलाषा। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर हमें जो लगता है यहाँ पर अंकित। अंकित जो है एक विशेषण है। तो ए क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा चौथे नंबर क्वेश्चन के लिए। पांचवें नंबर क्वेश्चन पर यदि बढ़ें, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास जो है निम्नलिखित आपके सामने जो क्वेश्चन है, इनमें से ऑप्शन है, इनमें से कौन जो है अव्ययीभाव समास का आंसर है? तो चलिए आंसर हम देख लेते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन के लिए। पराधीन, हथकड़ी, नीलगाय, आजन्म। आजन्म जो होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आजन्म कहे तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो जितने भी बच्चे अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो एक बार शेयर कर दें। छठे नंबर क्वेश्चन की बात करें, यह अनुपम का पर्यायवाची है। अनुपम का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको बताना है। तो अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है भाई साहब? अनुपम का पर्यायवाची हो गया उसके अनोखा, लाजवाब, उसके बाद अद्भुत, बेजोड़ जिसे हम कहते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर आप सभी बच्चे यहाँ पर देख लीजिए कि अनुपम का पर्यायवाची जो है निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन नहीं है, कौन नहीं है। तो चलिए यहाँ पर अपूर्व है, उसके बाद तस्कर।
तस्कर जो है ये अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। तस्कर का मतलब आप सभी समझते हैं। ये जो है एक अलग कैटेगरी में आ जाता है, चोरों की कैटेगरी में आप सीधे समझ लीजिए। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अनुपम का पर्यायवाची तस्कर कभी नहीं हो सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अपेक्षा शब्द का यह अर्थ नहीं है। अपेक्षा शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है, ये आपको बताना है। 7वें नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर आपको करनी है। तो जल्द से जल्द आंसर करेंगे आप सभी बच्चे। 4 से 5 सेकंड में आंसर आप सभी बच्चे कर देंगे कि क्या इसका परफेक्ट आंसर होगा। अपेक्षा शब्द का अर्थ कौन सा निम्नलिखित में से नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। इच्छा, आशा, आवश्यकता या फिर नतीजा। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है ये नतीजा जो है अपेक्षा शब्द का अर्थ बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है। कहाँ अपेक्षा का मतलब जो होता है आशा या फिर इच्छा होता है, आवश्यकता होता है। तो इस प्रकार के लोगों के साथ हम क्या करते हैं, जैसे किसी को कहते हैं कि आपसे हमें ये अपेक्षा नहीं थी। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर कहें तो नतीजा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उन्नति शब्द का विपरीतार्थक यानी कि उल्टा। उन्नति शब्द का विपरीतार्थक कौन सा शब्द है। तो चलिए अवनति, उन्नति का जो है अवनति, बिल्कुल पहला आंसर ऑप्शन ही आपका आंसर सही होगा, यानी कि अवनति कहें तो ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। LGR स्टडी के साथ जितने भी बड़े बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक करते रहेंगे। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है, क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही है तो जल्द से जल्द एक बार लाइक कर देंगे। 9वें नंबर क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, अक्ल की धूम का अर्थ है। अक्ल की धूम का अर्थ क्या है। अक्ल की धूम का अर्थ क्या है। अपनों को बड़ा होशियार समझने वाला। जी बिल्कुल, ये तो एक होगा सीधा साधा, नहीं मूर्ख, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो अक्ल की धूम का अर्थ जो हो जाएगा अपनों को बड़ा होशियार समझने वाला व्यक्ति हो जाएगा। तो ए क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने होगा। यह तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास की रचना जो है कौन नहीं है। रामचरितमानस ये तुलसीदास की रचना है। दोहावली जिसमें इसमें भी क्या किया गया है, राम के चरित्र को ही दर्शाया गया है दोहा के रूप में तुलसीदास के द्वारा। उसके बाद विनय पत्रिका, ये भी तुलसीदास जी की रचना है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल ही विख्यात कवि है निराला जी। तो निराला जी का क्या है, कृति है कौन सा, राम की शक्ति पूजा। तो डी इसका क्या होगा, डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, राम की शक्ति पूजा। 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि स्मृति की रेखाएं इनकी रचना है। स्मृति की रेखाएं किनकी रचना है, ये आपको बतानी है। महादेवी वर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रविन्द्रनाथ ठाकुर की या फिर प्रेमचंद्र की। तो चलिए हम आपको बता दें कि स्मृति की रेखाएं जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है। और महादेवी वर्मा की बात करें तो छायावादी युग के 4 प्रमुख जो थे, जिसे हम 4 पिलर के नाम से भी जानते हैं, स्पष्ट करते हैं। तो उन 4 पिलर में से एक पिलर जो है कौन थी, महादेवी वर्मा थी। छायावादी युग की एक महत्वपूर्ण कवित्री थी। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। एक महत्वपूर्ण लेखक थी, तो लेखिका थी। तो चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, कबीर के दोहे में कड़ का मन का डारी दे, मन का फेर में आखिरी फेर का अर्थ क्या। आखिरी फेर यानी कि ये फेर जो है इसका अर्थ क्या होगा। तो चलिए इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। तो सभी पूरे का अर्थ हम बता देते हैं तो आप पूरा समझ जाएंगे। कड़ का मन का डारी दे, मन का फेर। तो चलिए यहाँ पर जो कह रहा है कि लोग जो है माला फेरते हुए आप सभी बच्चे भी देखे होंगे कि माला को फेरते रहते हैं, एकदम बिल्कुल जैसे लगेंगे कि भगवान की ध्यान में लीन है, लेकिन फेरते रहेंगे माला और ध्यान जो है उनका कहीं और रहता है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कबीर दास के द्वारा कि माला को जो आप फेर रहे हैं और मन कहीं और आपका भटक रहा है, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप अपने मन की मोती को फेरिए, मन की मोती को फेरिए, यानी कि मन को बदलिए। तो ये इसका क्या होगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिरी फेर का अर्थ क्या होगा। आखिरी फेर का अर्थ क्या होगा, घुमाना। आखिरी फेर का अर्थ यहाँ पर जो हो जाएगा वो घुमाना हो जाएगा। अपने मन की मोती को क्या कह रहे हैं ये लोग, कबीर दास कह रहे हैं कि अपनी मन की मोती को घुमाइए, यानी कि मन को बदलिए। तो इसका परफेक्ट आंसर ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा।
13वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो चलिए अशुद्ध शब्द चुनना कोई बड़ी बात नहीं है, तो चलिए आप सभी बच्चे चुनेंगे अशुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द क्या होगा 13वें नंबर क्वेश्चन के लिए? अनाथिनो, गायिका, प्रेयसी या फिर सृष्टि। तो चलिए गायिका, प्रेयसी और सृष्टि, ये तो तीनों बिल्कुल सही लग रहा है हमें। तो इसका परफेक्ट आंसर अनाथिनो होना चाहिए। अनाथिनो इसका आंसर होना चाहिए। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे? ए आंसर टिक कर लेंगे, ए आंसर टिक कर लेंगे। और अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो है वो 14वां नंबर क्वेश्चन है। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्द शुद्ध है। तो चलिए यहाँ पर भी यही पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। साप्ताहिक, व्याकुल, उसके बाद जो है समुद्रिक या फिर हिंदू। तो चलिए शुद्ध शब्द की बात करते हैं। तो 4 सेकंड आपके सामने है, आपके पास है। तो जल्द से जल्द आप सभी बच्चे क्या करेंगे? आंसर करेंगे कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। साप्ताहिक है, व्याकुल है या फिर सामुद्रिक है या फिर हिंदू है। तो चलिए शुद्ध शब्दों की बात यहाँ पर की जाए तो शुद्ध लिखा हुआ शब्द जो है यहाँ पर वो व्याकुल है। क्या कौन सा शब्द है? व्याकुल जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा गया शब्द है। आप सभी बच्चे भी देख सकते हैं। तो हम जो है देख लीजिए कि बी यदि हम लिख रहे हैं तो पूरा स्क्रीन जो है पूरा कवर हो रहा है। तो ऐसे में जो हम सभी का अर्थ लिखेंगे तो यहाँ पर संभव नहीं है, इसलिए हम लिख नहीं पा रहे हैं। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और जैसे ही हम अगला क्लास लेते हैं तो इस को हम सुधार देंगे, क्योंकि अभी जो है कुछ समय के अभाव से हम स्टूडियो से क्लास नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये दिक्कत आपको हो रही है। तो चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन एक जातिवाचक संज्ञा है? कौन एक जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा की बात यहाँ पर हो रही है। तो चलिए गंगा, गर्मी, ढग, ढग या फिर दल। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा की बात हो रही है कि कौन एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन एक जातिवाचक संज्ञा है। तो चलिए जातिवाचक संज्ञा कौन है? ढग जो होगा ये जातिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद दल, दल भी होगा। दल जो है समूहवाचक संज्ञा होगा। गर्मी भाववाचक संज्ञा होगा। गंगा, गंगा जो होगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो डी सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ढंग। तो चलिए अगले ढग होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉरी हमें लगता है यहाँ पर ढग नहीं ठग होना चाहिए भाई साहब। तो चलिए हम ठग लिख देते हैं। ठग, ठग होगा। तो चलिए ढग नहीं होगा। वही हम भी समझ रहे थे कि ढग का मतलब क्या होता है भाई साहब, लेकिन हमें तो चलिए इसका ठग होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हुंकार इनकी कृति है। हुंकार जो है किनकी कृति है ये आपको बतानी है 16वें नंबर क्वेश्चन के लिए। हुंकार किनकी कृति है? दिनकर की, सुमित्रानंद पंत की, निराला की या फिर कबीर की। तो हुंकार किनकी कृति है? जल्द से जल्द एक बार बताएंगे आप सभी बच्चे। हुंकार किनकी कृति है? हुंकार जो है रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। किनकी? रामधारी सिंह दिनकर की कृति है हुंकार। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 17वां नंबर क्वेश्चन है क्या है? प्यादा सो फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाय में किस गुण की चर्चा की गई है? प्यादा सो फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाय में किस गुण की चर्चा की गई है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है प्यादा सो फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाय। तो चलिए इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि अच्छे मनुष्य जो है वो फर्जी हो जा रहे हैं। कब फर्जी हो जा रहे हैं? कब? जब क्या होता है भाई साहब, उनके अंदर जो है आर्थिक उन्नति होती है, उनके अंदर जो धन की उन्नति होती है, तो वो भी फर्जी होते जा रहे हैं, टेढ़े होते जा रहे हैं। घमंड उनके अंदर जो है बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जो है क्या कह रहा है? किस गुण की चर्चा हो रही है? तो सीधा समझ लीजिए घमंड की चर्चा हो रही है। किसकी? घमंड की चर्चा हो रही है। तो बी इसका क्या होगा? बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल अच्छा जो है ये मुहावरा है और बिल्कुल सभी के मुंह पर ये मुहावरा रहता है। तो इसका आंसर आप बताएंगे कि काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है? काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर हम बिल्कुल बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि सभी से ये आंसर इसका आंसर हो जाना चाहिए। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या होता है? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका आंसर हम बिल्कुल बताने वाले नहीं हैं, आपके लिए छोड़े जाते हैं। तो इसका आंसर आप सभी बच्चे करेंगे। फिलहाल हम 19वें नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 19वां नंबर क्वेश्चन है। अत्यंत
किस संधि का उदाहरण है? अत्यंत, अत्यंत किस संधि का उदाहरण है, ये आपको बतानी है। तो चलिए अत्यंत की बात यदि करें तो अत्यंत जो है किस संधि का उदाहरण है, ये आपको बतानी है। तो अत्यंत की बात करें भाई साहब तो ये पररूप संधि, किसकी? पररूप संधि की उदाहरण हो सकती है। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, तो चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन की पररूप, जी बिल्कुल यही होगा। अत्यंत जो है पररूप ही इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या होगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा आपको बता देते हैं पररूप संधि हम किसे कहेंगे। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं इस पर। 43वें नंबर क्वेश्चन पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जब जो है ई, उसके बाद जो है हर्षी दीर्घी, उसके बाद हर्षु दीर्घु री के आगे कोई भिन्न स्वर जब आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई साहब, और ये य लव में परिवर्तित हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं भाई साहब, इसे हम क्या कहेंगे? 19वें नंबर क्वेश्चन का आंसर तो लगता है, तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर 19वें नंबर क्वेश्चन के लिए पररूप संधि नहीं होगा, यन संधि होगा। यन संधि यानी कि सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा रूल के हिसाब से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमने बता दिया, तो 20वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण जो है कौन सा शब्द है? तो आपको बता दें कि कर्मधारय शब्द का उदाहरण पंकज, कमल नयन, पंचतंत्र या फिर दानवीर। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे हैं कि कमल नयन जो होगा कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन जो है, 21वां नंबर क्वेश्चन है शुद्ध लिखा शब्द है। शुद्ध लिखा शब्द कौन सा है? तो चलिए जल्द से जल्द बताएंगे। सलमान, ये तो बिल्कुल नहीं है, आप सभी बच्चे जानते हैं। शारीरिक भी नहीं है क्योंकि हर्षी दीर्घी का फेड़ है इसमें, इधर जो है ये दीर्घी होना चाहिए। तो चलिए हितैषी, उसके बाद सिंदूर। हितैषी जो है ना, यहाँ पर हितैषी जो है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ शब्द है। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। हितैषी, हितैषी तो सी में है, तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 22वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, कौन स्त्रीलिंग शब्द है? कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द को हमें पहचानना है। तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर जो है ये कौन सा है? सतीत्व है, दया है, पत्र है या फिर काष्ठ है? तो चलिए स्त्रीलिंग शब्द जो है इनमें से जो हो जाएगा दया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दया हो जाएगा। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तुमको इस पर दया नहीं आती है क्या? तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित में से आपका जो है कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है? एक, गुरु, कठोर या फिर उपकार। तो चलिए भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बिल्कुल कठोर जो होगा, कठोर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। कठोर भाववाचक संज्ञा ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 24वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है, यह कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। कपड़ा का पर्यायवाची यहाँ पर कौन नहीं है, ये आपको बताना है। कपड़ा का पर्यायवाची कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो कपड़ा का पर्यायवाची जो यहाँ पर होगा वासव, पट्ट और चीर, ये सभी कपड़े के हैं, लेकिन अंबर जो है आकाश के पर्यायवाची है। आकाश के पर्यायवाची हैं। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आप सभी बच्चे देखते चलेंगे। तो 25वें नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है, कालिंदी इसका पर्यायवाची है। कालिंदी किसका पर्यायवाची है, ये आपको बतानी है। तो कालिंदी की बात करें तो कालिंदी जो है कृष्णा को कहा जाता है। तो इसका परफेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कृष्णा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 26वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो 26वां नंबर क्वेश्चन है, शुक्ल का विलोम है। शुक्ल का विलोम आप सभी बच्चे को भी पता होना चाहिए कि शुक्ल का विलोम जो होगा वो क्या होगा। तो चलिए हमारी हिंदी महीना में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा जो होता है वो कृष्ण पक्ष होता है। तो जब अंधेरा का समय रहता है तो उसे हम कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं, और जब चांद बिल्कुल चमक रही होती है आकाश में तो उसे हम शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण इसका विलोम हो जाएगा। कृष्ण इसका विलोम हो जाएगा। शुक्ल पक्ष में बिल्कुल प्रकाश फैला रहता है चांद का, लेकिन अंधेरा रहता है कृष्ण पक्ष में। तो इसका शुक्ल का बिल्कुल विलोम जो हो जाएगा वो ए यानी कि कृष्ण हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन है, यह सरल शब्द का विलोम है। सरल शब्द का विलोम कौन सा होगा? कठिन। कठिन तो इसका बिल्कुल विलोम होगा। उसके बाद वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। कुटिल की बात करें तो जिसे हम धूर्त कहते हैं, दीर्घ का मतलब बड़ा। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? कठिन, यानी कि ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 28वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे? व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे इनमें से कौन, ये आपको बतानी है। तो चलिए 28वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे बताएंगे कि व्यंग्यकार के रूप में कौन प्रसिद्ध थे, कौन प्रसिद्ध थे, ये आपको बताना है। हरिशंकर परसाई जो कि एक फेमस राइटर थे और ये एक व्यंग्यकार भी थे। तो इसका परफेक्ट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा, हरिशंकर परसाई कहें तो ए इज बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पद्मावत इनकी रचना है। पद्मावत किन की रचना है? पद्मावत की बात करें तो ये जो है मालिक मोहम्मद जायसी की रचना है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो तीसरे ऑप्शन में ही आपका आंसर आ चुका है, मालिक मोहम्मद जायसी। मालिक मोहम्मद जायसी जो कि क्या है, पद्मावत के रचनाकार हैं। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी में किन दो पदार्थों की तुलना की गई है? कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी में किन दो पदार्थों की तुलना की गई है? तो चलिए इस लाइन को समझिए, इसके बाद आपको पता चल सकेगा कि कनक कनक का मतलब जो है, कनक कनक का मतलब क्या होता है। तो चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि कनक कनक का मतलब जो है वो क्या होगा। एक कनक का मतलब जो होता है वो सोना होता है। क्या होता है? एक कनक का मतलब जो होगा वो सोना होगा और दूसरे कनक का मतलब जो होता है वो धतूरा होता है। दूसरे कनक का मतलब धतूरा होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन दोनों कनक जो है एक ही तरह से लिखा गया है, एक ही तरह से क्या किया गया है, दोनों कनक लिखा गया है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? इसका परफेक्ट आंसर तो हो जाएगा, ये तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन इस लाइन का स्पष्ट हम कर देते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी। तो चलिए कनक कनक ते 100 गुनी का मतलब क्या होगा भाई साहब? कनक कनक ते 100 गुनी का मतलब हो जाएगा कि व्यक्ति जो हैं, सॉरी, धन जो होता है ना, धन के आगे में व्यक्ति जो है बिल्कुल मोह माया में आ जाते हैं। चाहे सोना जो हो, सोना से 100 गुना यहाँ पर कहा जा रहा है कि कनक का मतलब सोना होता है और सोना से 100 गुना जो है नशीला पदार्थ क्या होता है? धतूरा होता है। क्या होता है? धतूरा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि धतूरा से भी 100 गुना नशीला पदार्थ सोना होता है। यदि हमें धन दौलत की नशा चढ़ जाए तो हम अपने जो व्यक्ति होते हैं, अपने जो लोग होते हैं, उन्हें भी भूल जाते हैं और सिर्फ पाप करना शुरू कर देते हैं धन दौलत के नशे में आकर के। तो इसका परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो रहा है कि धतूरे से भी बड़ा नशा जो है वो धन का नशा होता है। धन का नशा धतूरे से भी बड़ा नशा होता है। तो इसका परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सोना और चांदी, सोना और धतूरा, यानी कि बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो सफलता बैच के बारे में अब हम आपको अच्छी तरीके से बता देते हैं कि सफलता बैच में आपको किस प्रकार से ज्वाइन करनी है, क्यों करनी है। तो सफलता बैच यदि आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं और हाई लेवल का रैंक लाना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं, तो और अच्छे जो है आप क्या कहते हैं, अच्छे कोर्स में ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं, नामांकन करवाना चाहते हैं, तो सफलता बैच को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जीरो से हीरो लेवल की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से लेकर के और एडवांस तक की तैयारी इसमें आपको कराई जाएगी। तो चलिए किस प्रकार से तैयारी कराई जाएगी इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कोर्स की विशेषताएं ये है कि सभी विषय का बेहतर तैयारी, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया। चैप्टर वाइज थ्योरी, यहाँ पर समझिए आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट है उसके चैप्टर वाइज थ्योरी पहले आपको कराए जाएंगे, उसके बाद उसके प्रश्न कराए जाएंगे और सभी क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिससे आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, जहां से आप अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहां पर कराया जाएगा प्रैक्टिस मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। और साथ ही साथ अब बात आती है कि कोर्स को ज्वाइन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है या फिर प्ले स्टोर पर आप यदि सर्च करते हैं LGR स्टडी लाइव ऐप, वहीं पर ये कोर्स चलता है।
तो ये आपके सामने यदि आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं LGR स्टडी लाइव ऐप तो 2 ऐप आपके सामने होगा। एक रेड वाला ऐप होगा, एक व्हाइट वाला ऐप होगा। व्हाइट वाला ऐप में आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा तैयारी के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं चाहे तो। लेकिन क्लास ज्वाइन कर लेके LGR स्टडी लाइव ऐप को आपको ज्वाइन करनी है। ज्वाइन करने के बाद इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आएगा। इसको आप फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको करनी है कैटेगरी सेलेक्ट। कैटेगरी सेलेक्ट ITI पैरामेडिकल या फिर जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आप जिस भी क्लास की तैयारी करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर 10th 9th की तैयारी करना चाहते हैं, तो उस प्रकार से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको। बाय नाउ के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे पेमेंट पे ऑनलाइन का ऑप्शन आपको नीचे में दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, इस प्रकार की इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, चाहे वो कार्ड हो, UPI हो, नेट बैंकिंग हो, पे लेटर हो या फिर वैलेट से हो, तो किसी भी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। आपको यदि किसी भी प्रकार की डाउट्स हो और यदि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे क्लास लेना चाहते हैं तो हम क्यों ना आपको कुछ डिस्काउंट भी दे दें। तो आप 74798235 पर जैसे ही हम यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं आप कॉल करेंगे और इसके बाद जो है हमसे बात होगी। जो भी डाउट्स आपका होगा क्लियर किया जाएगा और जो भी सहायता हमसे हो सकेगी आपके लिए मैं करने को तैयार हूँ। अब PDF की बात आती है कि PDF आपको इस क्लास का कहाँ से मिलेगा। तो इस क्लास का PDF जो आपको मिलेगा फ्री कोर्स वाले आइकॉन पर यदि आप क्लिक करते हैं तो YouTube पर जितना भी क्लास चलता है उस सभी क्लास का फ्री में आपको PDF यहाँ पर मिल जाएगा इसी ऐप पर। कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, न टेलीग्राम पर, न वगैरह वगैरह कहीं पर, यहीं पर आपको PDF में मिल जाएगा। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से करेंगे। थैंक यू।